बेशर्म बहू। अरे ताई जी, ये लड़की थोड़ी पतली है, हमारे संजू के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। वो लंबी वाली फोटो दिखाइए जरा। नहीं नहीं भाभी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे संजू भैया की तरह समझदार है, दोनों की खूब जमेगी। हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाली बहू चाहिए, दादी ने ताऊ से कहा। दरवाजे के पीछे खड़ी सुनैना ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम थीं पर चेहरा शांत। हर शब्द जैसे उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। तभी आवाज आई, अरे सुनैना भाभी, आप भी आओ ना, संजू भैया के लिए लड़की पसंद करनी है, आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर है। सुनैना ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। नहीं, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, अभी आती हूँ। वो मुड़ी, अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन सवाल ये था, अपने देवर की शादी से उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। रोते रोते उसकी आंखों के सामने अपना अतीत घूम गया, जब वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। जोर से बजाओ, मेरी बहू आई है, मेरे संतोष की पत्नी। सास निर्मला खुशी से झूम रही थी। सुनैना एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की, बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती थी, खुले विचारों वाली, जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखने वाली। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था। घर वालों ने रिश्ता तय किया तो उसने भी हाँ कर दी, सोचकर कि शादी के बाद प्यार अपने आप हो जाएगा। संतोष पेशे से वकील, गंभीर स्वभाव, कम बोलने वाला, घर का बड़ा बेटा, जिम्मेदार मगर भावनाओं से जैसे दूर। वो सुनैना को देखने तक नहीं गया था, उसकी माँ ने ही उसकी मंजूरी मान ली थी। शादी हो गई। घर बड़ा था, पिताजी, दादाजी, ताऊ ताई, दादी, भाई भाभी, छोटी ननद, छोटा देवर संजय, सबने नई बहू का स्वागत किया। सब कुछ ठीक था, पर फिर भी कुछ अधूरा था। संतोष उससे औपचारिक बातें करता, काम की बातें, जिम्मेदारियों की बातें, पर कभी दिल की बात नहीं। वो देर रात तक काम करता, घर आता, खाना खाता और सोते समय बस औपचारिक नज़दीकियां, फिर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। सुनैना सुंदर थी, सजीली थी, पर उसे कभी अपने लिए वो नज़र नहीं मिली जो एक पत्नी अपने पति की आंखों में ढूंढती है। उसने कोशिश की, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर, कभी साज श्रृंगार कर, कभी हंसी मजाक से, कभी प्यार भरे शब्दों से, पर संतोष के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो हर जरूरत पूरी करता था, महंगे गहने, कपड़े, सुख सुविधाएं, पर जो सबसे जरूरी था, प्यार, वो नहीं देता था। सुनैना के पास सब कुछ था, पर फिर भी कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी में शिकायत नहीं थी, पर खुशी भी नहीं थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन घर करने लगा। वो हंसती थी, पर दिल रोता था। वो सबके लिए परफेक्ट बहू थी, पर अपने लिए अधूरी पत्नी। और आज जब उसी घर में उसके देवर की शादी की बातें हो रही थीं, जब वही परिवार बहू के गुण गिना रहा था, तब सुनैना के दिल में एक टीस उठ रही थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था तभी उसके लिए भी ऐसे ही सपने सजाए गए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही सुनैना, जिसे सब आदर्श बहू कहते थे, बेशर्म बहू बन गई। उसने कौन सी सीमा लांघ दी? किस मोड़ पर उसने वो कदम उठा लिया जिसने पूरे परिवार की नज़रों में उसे गिरा दिया? क्या वो सच में गलत थी या फिर हालात ने उसे मजबूर कर दिया? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि सुनैना ने अपने माँ पापा की पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, क्योंकि वो आदर्शों पर चलने वाली मस्त मौला लड़की थी। वो अपनी जिंदगी खुलकर जीना पसंद करती थी, पर उसे संतोष के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था और ना ही शादी के पहले वो संतोष से मिली थी। पर वो अक्सर अपनी उन सहेलियों से सुना करती थी अपने पतियों के बारे में जो शादीशुदा थीं। तो सुनैना को भी लगता था कि शायद हर पति ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यार करने वाले, पत्नी का ध्यान रखने वाले, पत्नी की हर जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने वाले। बस फिर उसने भी शादी कर ली। लेकिन अब सुनैना अपने निर्णय को लेकर बहुत दुखी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों नहीं उसने शादी के पहले एक बार भी संतोष से मिलने या बात करने की कोशिश की। शायद तब वो संतोष के व्यवहार को समझ पाती। संतोष भी एक समझदार लड़का था, उसमें भी कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी। बस जो था नहीं उसके अंदर, तो वो था सुनैना के लिए प्यार, जिसके लिए सुनैना हर वक्त हर पल तरस रही थी। धीरे धीरे सुनैना खुद ही अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी। वही सुबह 5 बजे से उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता पानी बनाना, फिर कुछ देर में खाना बनाना और दोपहर के टाइम जो थोड़ा वक्त मिलता तो सास या अपनी दादी सास के पैर दबाना, और वही शाम की 5 बजे की चाय और फिर रात का खाना, फिर सबको खिलाने के बाद खुद खाना और काम खत्म करते करते घड़ी के 11 बज जाना। कभी कभी तो सुनैना को काम खत्म करते करते रात के 12 भी बज जाते थे और फिर संतोष उसका इंतजार करता करता सो जाता और अगली सुबह सुनैना को देर से आने के लिए खरी खोटी सुनाता। सुनैना ने एक बार अपने देर से आने का कारण भी बताया तो संतोष ने उसे ये डांटकर चुप करा दिया कि तुम अब मुझसे मेरे ही घर वालों की चुगली करोगी, और तुम बहू हो इस घर की, तुम्हारे तो ये फर्ज है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। और इसके साथ साथ तुम एक पत्नी भी हो, तुम्हें अपना पति धर्म भी अच्छे से निभाना चाहिए, वरना पति का मन बदलते वक्त नहीं लगता है। कैसा मन? जो अपनी पत्नी को ही नहीं अपना पा रहा है, जिसके साथ रहते उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो रहा है। जब वो उस पत्नी को नहीं समझ पा रहा है तो क्या उनका मन बाहर किसी से लग जाएगा? क्या उसे समझ लेगा? और क्या यही होता है पति धर्म, जो अपनी पत्नी को समझने की जगह उसे धमकी दे देना कि वो बाहर कहीं मन लगा लेगा? सुनैना ने अपने मन को समझाया कि अगर किसी को अपना धर्म और फर्ज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना धर्म और फर्ज निभाना ही होगा। फिर एक मायूस सी मुस्कान के साथ सुनैना अपने काम में लग गई। धीरे धीरे सुनैना और संतोष की शादी को 1 साल होने जा रहे थे। अब सुनैना पूरी तरह से अपने ससुराल के ढंग में ढल चुकी थी।
इसके साथ ही वो अपने पति धर्म को बखूबी ही निभा रही थी। भले ही वो अब 5 बजे की जगह सुबह के 4 बजे या फिर कभी कभी सोती ही नहीं थी, पर जल्दी उठकर काम खत्म करती, जिससे रात को अपने बेडरूम आकर अपना पति धर्म निभा सके। पर सुनैना के इस त्याग और बलिदान को संतोष समझ ही नहीं पा रहा था। शादी के 1 साल होने के बाद भी उसने कभी सुनैना से प्यार से बात या उसका हाल नहीं पूछा। जब भी कभी शहर से बाहर जाता तो घर में सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता, साथ ही सुनैना के लिए भी महंगी साड़ी और गहने लाता। पर जब भी सुनैना उसे पहनकर संतोष के सामने आती तो संतोष उसे एक नज़र भी नहीं देखता था। संतोष सुनैना की जरूरत तो पूरी करता था, पर उसकी खुशी को हमेशा ही नजरअंदाज करता, और अब सुनैना ने भी इसे ही अपनी किस्मत मानकर चुपचाप अपना लिया था। पर जब कोई उससे उसके उदास चेहरे का कारण पूछे तो वो समझ ही नहीं पाती थी कि किसी को क्या कहे। ससुराल में भी मान सम्मान और प्यार था, और पति भी हर जरूरत का ध्यान रखता, भले ही वो सोना चांदी हो या फिर रात की। तो किसी से सुनैना शिकायत भी करे तो क्या करे। कई बार सुनैना ने अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए, तो माँ ने भी लड़की का घर बसा रहे इसलिए उसे यही हिदायत दी कि शुरू में सबके साथ ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे सब पति लाइन पर आ जाते हैं। तुम भी संतोष को थोड़ा वक्त दो, मुझे यकीन है जब तुम 2 से 3 हो जाओगे तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा और तुम खुद हंसते हुए घर कर मुझे ये खबर दोगी। सुनैना अभी 2 लोगों का ही रिश्ता नहीं संभाल पा रही थी, और फिर बच्चा। सुनैना बड़ी मुश्किल से घर के कामों से वक्त चुरा चुरा कर संतोष की जरूरत पूरी करती थी। उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था, फिर ऐसे में बच्चे के लिए वक्त सुनैना कहाँ से लाती। और अगर इस बच्चे के आने के बाद भी संतोष के दिल में सुनैना के लिए प्रेम नहीं जागता तो तब क्या होता सुनैना का। सुनैना सोच रही थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब ठीक हो जाएगा, पर सुनैना के साथ उल्टा ही हो रहा था। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था उसकी उलझनें और भी ज्यादा बढ़ रही थीं। अब सुनैना अपनी माँ से मिली हिदायत से और भी ज्यादा परेशान रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसने सोचा कि क्या एक बच्चा मेरे और संतोष के बीच प्यार पैदा कर सकता है, या फिर कहीं हमारे बीच और दूरी न बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे आने से संतोष के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर वो और काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर मेरे लिए कहाँ वक्त होगा उनके पास। क्या इस बारे में संतोष से बात करके देखूं, पर कहीं वो इस बात से नाराज ना हो जाए और उल्टा मुझे ही 4 बात सुना दे। नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार पाने की चाहत में उनसे और दूरी ना बढ़ जाए। फिर सुनैना अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई, पर अभी भी उसका मन संतोष के एक पल के प्यार के लिए तरस रहा था। उसे लगता था कि कब संतोष उसे सीने से लगाकर उसे अपनी बाहों में भर ले और उससे कहे कि वो भी सुनैना से बहुत प्यार करता है। अब घर में भी सब सुनैना से बच्चे की बात छेड़ने लगे। सुनैना को लगा कि शायद मेरी माँ सही कह रही थी कि एक बच्चे के आ जाने से शायद संतोष के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए, अपनी पत्नी ना सही अपने बच्चे की माँ के रूप में ही सही मुझसे प्यार करने लगे। और अब सुनैना को उम्मीद की फिर एक किरण दिखने लगी। सारा दिन संतोष घर से बाहर रहता, पर सुनैना तो घर पर रहती। पूरे दिन कोई ना कोई उसे बच्चे पैदा करने की हिदायत दे ही देता। सबकी बातों को सुन सुनकर अब सुनैना भी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी इस बारे में संतोष से क्यों नहीं कहता है। मैं भी तो बच्चा तभी पैदा करूंगी जब संतोष इस बात के लिए हामी भरेंगे। अब सब कोई बस सुनैना की तरफ आस लगाकर देखता कि कब वो माँ बनने की खबर सुना दे। सुनैना ने सबके बोलने का इंतजार किया कि शायद कोई संतोष से इस बारे में बात करे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी संतोष से इस बारे में बात करने की। फिर एक दिन सुनैना ने हिम्मत की और संतोष से कहा कि वो माँ बनना चाहती है। संतोष ने सुनैना की बात तो सुनी, पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। सुनैना ने फिर कहा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। संतोष ने घूर कर सुनैना की तरफ देखा और सुनैना ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और वहां से चुपचाप चली गई। रसोई घर में जाकर सुनैना अपने दुख को संभाल न पाई और सबकी नजर से छिपकर टेसुओं को बहाने लगी। संतोष की माँ संतोष की बेरुखी को अच्छे से समझती थी, इसलिए वो सुनैना के पास गई और उससे इस उदासी का कारण पूछा। सुनैना भी अब अपने दर्द को अंदर नहीं संभाल पा रही थी और माँ की ममता पाकर उसने भी संतोष की बात बताई कि वो माँ बनना चाहती है, पर संतोष शायद नहीं है। उन्होंने सुनैना को भी यही समझाया कि संतोष बचपन से ही ऐसा है, बिल्कुल अपने दादाजी जैसा अकड़ू और शांत, पर वो दिल का बहुत ही साफ है। वो अपनी भावनाएं किसी से कहता नहीं है, पर वो उनकी कद्र करता है। तू रुक जा, कल सुबह मैं उससे बात करती हूँ, तू परेशान मत हो। तब जाकर सुनैना को थोड़ी राहत मिली और उसके अंदर फिर एक हिम्मत सी आ गई। अगली सुबह संतोष की माँ ने संतोष से इस बारे में बात कही तो उसने माँ से कहा कि जैसी आप लोगों की मर्जी। उसी रात संतोष घर जल्दी आ गया था। सुनैना को भी कमरे में जल्दी ही आने को कहा। सुनैना को लगा कि शायद अब उसका इंतजार खत्म हुआ और संतोष ने अपनी शादी के पहली बार सुनैना को कमरे में जल्दी आने को कहा था। सुनैना के ससुराल वाले सुनैना की अब टांग खींच रहे थे कि जाओ जाओ बहुरानी, आपके पतिदेव बुला रहे हैं। सुनैना भी सबकी बातों से शर्मा रही थी। सुनैना के ससुराल में सभी संतोष का नेचर जानते थे, इसलिए वो बहुत खुश होते थे जब भी सुनैना और संतोष एक दूसरे से खुश होते थे। सुनैना अपने कमरे में जाने से पहले अपनी ननद के कमरे में चली गई और वहां लगे शीशे में अपना चेहरा देखा और अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और खुद को देखकर मुस्कुरा बैठी। पर सुनैना को ऐसा करते उसकी ननद शिवानी ने देख लिया और वो भी अब अपनी भाभी की टांग खींचने में लग गई। सुनैना अपनी ननद की बात सुनकर वहां से तुरंत ही अपने कमरे के लिए चली गई। सुनैना जैसे ही कमरे के अंदर गई तो कमरे में बहुत ही ज्यादा खामोशी थी और संतोष भी बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। सुनैना का अब चुलबुलापन संतोष को देखते ही खत्म हो गया और वो सिर नीचे करके संतोष से दूर जाकर बैठ गई। संतोष ने बड़ी गंभीरता से सुनैना की तरफ देखा।
सुनैना अब थोड़ी डर सी गई। उसे तो ये भी नहीं पता होता था कि संतोष कब उससे किस बात पर नाराज हो जाए। संतोष ने कहा कि ये बच्चा पैदा करने की चुगली तुमने पूरे घर पर लगाई है ना। सुनैना चुप रही। संतोष ने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत काम होता है ऑफिस का, और बड़े भाई होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं मेरे भाई बहन के लिए, और बड़ा बेटा होने के नाते अपने माँ बाप साथ ही इस घर के। तो तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं एक बाप की तरफ उसका ध्यान रखूं। हाँ, मेरी जो जिम्मेदारी होगी उसके लिए मैं जरूर निभाऊंगा, पर वक्त नहीं दे पाऊंगा। अब अगर फिर भी तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो आज रात को शादी वाला जोड़ा पहनकर बिस्तर पर आ जाना। और हाँ, मुझे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, तो तुम मुझे लड़का ही पैदा करके देना। और फिर बिना सुनैना के मन की बात जाने वो अपनी बात पूरी करके कमरे के बाहर चला गया, और सुनैना वहीं की वहीं बैठी रह गई।